Hello, dear friends. Namaskar. Good evening. I'm Dr. Mukesh Parik, and I'm live. Kindly join us as soon as possible. I'm ready with my lecture on American Novel Part 2. I could not take your class yesterday because I came to Delhi, and here in Delhi, uh, I think I was a bit busy with the family and friends and relatives. I can see only one or two students right now. So, without wasting a single moment, and good evening, Shatrupa. I won't be able to greet you everybody or say would be answering everybody's greetings. So, kindly excuse me for that, and let us begin with. First of all, if you remember our last class, we studied most important novels. I cannot say in detail, but at least I gave you certain important pieces of information which would ultimately help you in the exam. Now let us talk about the other few important novels, American novels. That's why I have titled it like American Literature or say American Novel Part 2. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है. दीपशिका हाडा, वेलकम बेटा, कैसी हो? चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रेट अमेरिकन नॉवल. अब एक इम्पॉर्टेंट नॉवल का नाम लिखिए, टर्म का नाम लिखिए. व्हाट आई फील दैट दे वुड आस्क यू दिस टर्म. ओके, बाकी जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग वहां से बाकी की चीजें लिखते जाइए. एक टर्म लिखिए, ग्रेट अमेरिकन नॉवल. ये एक टर्म है. ओके, इसको GAN से भी लिखा जाता है, और ये एक टर्म है जो यूज की जाती है. इट इज यूज्ड फॉर अ कैनोनिकल नॉवल. कैनोनिकल का मतलब होता है एक ऐसे नॉवल की इमेजिनेशन अमेरिका में की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए कि ये जो टर्म है ग्रेट अमेरिकन नॉवल, दिस टर्म वॉज यूज्ड बाय विलियम डी फॉरेस्ट. लिखते जाइए फटाफट से. This term was used by William D. Forrest. Okay, this is second part of information. और विलियम डी फॉरेस्ट ने क्या किया था, उन्होंने 1668 में एक ऐसे लिखा था. ओके, उस ऐसे में उसके बाद से ये टर्म फेमस हो गई कि ऐसा कौन सा नॉवल है, विच नॉवल इज देयर विच कैन टेल अस द कंप्लीट डिटेल ऑफ वट एवर हैपन्स इन अमेरिका. That's why they were waiting for a drama which they could term as great American novel. But unfortunately, William D. Forrest, एक थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको एग्जाम में काम आएगी. That unfortunately विलियम डी फॉरेस्ट को ऐसा लगा कि अभी तक ऐसा कोई नॉवल नहीं लिखा गया है जो 100% ग्रेट अमेरिकन नॉवल की कैटेगरी में फिट बैठता हो. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. वो क्या चाहते हैं कि एक नेशनल एपिक के तौर पर एक ऐसा नॉवल लिखा जाए जिसमें बहुत सारी चीजें जो अमेरिका में होती हैं, मल्टीकल्चरलिज्म, इनकी एथनिसिटीज, इनका जो स्ट्रगल है रेड अमेरिकन्स के, रेड इंडियंस के साथ में, और उस सब को मिला करके एक नॉवल लिखा जाए. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही जो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी को मालूम है, शशि थरूर जो है उन्होंने द ग्रेट इंडियन नॉवल लिखा है. और उन्होंने द ग्रेट इंडियन नॉवल जो लिखा है उसकी अगर आप डिटेल पढ़ोगे, मेरे पास वो नॉवल भी है, तो यू वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज टू नोट दैट ग्रेट इंडियन नॉवल जो शशि थरूर ने लिखा है उसमें उन्होंने महाभारत को लिया है, और महाभारत के साथ में उन्होंने पैरेललिज्म को यूज करते हुए पूरा हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है और उसके बाद की जितनी भी जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर्टिकुलरली, ही हैज इनकॉर्पोरेटेड दैट एंड देन ही टर्म्ड इट. तो आप कई स्टूडेंट मुझसे कई बार पूछते हैं कि द ग्रेट इंडियन नॉवल, उनको ऐसा लगता है कि द ग्रेट इंडियन नॉवल हैज बीन द टर्म ही हैज टेकन फ्रॉम महाभारता, बट एक्चुअली ये जो ग्रेट इंडियन नॉवल है शशि थरूर का लिखा हुआ, वो ग्रेट अमेरिकन नॉवल से कॉन्सेप्ट लिया गया है. ठीक है, kindly excuse me if I don't answer your good evenings and all. If I don't reciprocate, I beg your pardon for that, because this is a live lecture going on, and I would love if you all start writing your answers, your notes and all. Clear?
तो ये आज की खास इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई. यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट अ टर्म ग्रेट अमेरिकन नॉवल. और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि एक्चुअल में जो डिफॉरेस्ट थे, द पर्सन यू नो हु यूज्ड दिस टर्म फर्स्ट टाइम, इन्होंने मॉबी डिक को भी स्टडी किया, यू नो, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, बिकॉज आपको मालूम है कि मॉबी डिक is considered to be the most important American novel. Then Adventures of Huckleberry Finn. आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने अपने फेसबुक पेज पे प्लीज. That is going to be a great help to maximum number of students. So I request you all kindly share this stream, live stream right now. Clear? Thank you very much. Okay. तो Moby Dick को उन्होंने स्टडी किया, but he could not find that in Moby Dick there is कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकाना. जो बच्चे रेगुलर अमेरिकन लिटरेचर की क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको ये बात मालूम होगी दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट द टर्म अमेरिकाना, दैट व्हाट इज अमेरिकाना. ओके, एंड दोज हु हैव मिस्ड द क्लासेस दे कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड कैन अटेंड द क्लासेस. मैं काफी ज्यादा बेनेवोलेंट होते हुए अभी उन क्लासेस को रिमूव नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब से, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन टेक द बेनिफिट. बट अनफॉर्चुनेटली उनको बहुत कम स्टूडेंट देख रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने जब लाइव क्लासेस ली थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए थे एग्जाम में. सो डोंट टेक दीज क्लासेस लाइटली. ठीक है, दीज क्लासेस हैव बीन कंडक्टेड जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स ओनली. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मैं बता रहा था कि डी फॉरेस्ट जिन्होंने द ग्रेट अमेरिकन नॉवल टर्म यूज किया, उन्होंने मॉबी डिक को स्टडी किया, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन को स्टडी किया. मॉबी डिक आपको मालूम है 1851 में पब्लिश हुआ था, और एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन है वो 1884 में पब्लिश हुआ. और द ग्रेट गैट्सबी, जिसको मैं आज की क्लास में तो डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज आई विल गिव यू अ फुल क्लास ऑन द ग्रेट गैट्सबी. आप लोग थोड़ी स्टडी पढ़ के रखना, इसकी स्टडी करके रखना, देन वी वुड बी डिस्कसिंग दिस नॉवल. क्लियर? सो एंड द ग्रेट गैट्सबी ये 1925 में. तो हेनरी जेम्स ने भी इन सब चीजों, इन नॉवेल्स को जब स्टडी किया डी फॉरेस्ट के साथ साथ, हालांकि डी फॉरेस्ट ने एक टर्म बहुत पहले यूज कर ली थी, but today it is considered that neither Moby Dick and nor Adventures of Huckleberry Finn and not even the Great Gatsby, they all do not contain the concept of Americana. Okay, इसीलिए आपको जो क्वेश्चन आए कि जो टर्म यूज की गई थी जॉन विलियम डी फॉरेस्ट के द्वारा, द ग्रेट अमेरिकन नॉवल, ये जो द ग्रेट अमेरिकन नॉवल है, क्या ये अब तक लिखा गया है? तो मैं आपको बता चुका हूं, द आंसर इज it has not been yet been written, okay, according to their analysis of all the American novels. ठीक है, और उसके बाद में हेनरी जेम्स ने इस टर्म को शॉर्ट फॉर्म दे दी थी और उसको GAN अब कहा जाता है. एंड एनीबडी हु इज सीरियसली इंटरेस्टेड इन अमेरिकन लिटरेचर एंड इन मोस्टली मेरे पास जब पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स आते हैं पेपर सेलेक्ट करने के लिए, आई मोस्टली आस्क देम लाइक इंस्टेड ऑफ चूजिंग एनी अदर पेपर, दे शुड चूज फॉर American literature, because in maximum number of questions from American literature are usually asked in our exams. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद में मुझे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बतानी, और वो है कि इसमें जैसे मैं बता रहा था आपको कि डी फॉरेस्ट ने कौन कौन से नॉवेल्स को क्रिटिसाइज किया when he studied most of the novels, though as I told you that he did not consider the other novels as fit to get incorporated into the term Great American Novel. अच्छा, पहले एक मुझे बात बताइए, because now you are one by one you are joining us. I hope you have understood that I have been coming live regularly, and we have been talking about American literature overall, and for last 2 sessions, including this one, I have been talking about American novel. And in today's class, I'm discussing a term ग्रेट अमेरिकन नॉवल, और मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि ग्रेट अमेरिकन नॉवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डी फॉरेस्ट ने दिया. ठीक है, तो मैं बता रहा था कि उन्होंने एक्चुअल में जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि जेम्स फेनिमोर कूपर का जो नॉवल है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, जो 1826 में छपा, मैंने आपको लिखवाया भी था पिछले लेक्चर में, उनको इन्होंने स्टडी करके एंड रिजेक्ट कर दिया. ही सेड दैट दिस इज नॉट द नॉवल which should get the admiration of an intellectual American. He must have missed certain basic points which must be defining American culture, American psyche, American understanding, American dream, blah blah blah. Okay,
सो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। और उसके बाद में उन्होंने और भी कुछ नॉवेल्स थे जिनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट नॉवल का नाम लिखिए। आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट नॉवल हल्का सा डिस्कस करना चाह रहा हूं, दैट इज द एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च। राइट डाउन द एडवेंचर्स। ये सॉल बेलो एक बहुत बड़े राइटर हैं हमारे अमेरिका के, कैनेडियन अमेरिकन है वो। So as I earlier told you in the lectures that even Canada emerged out of America. So almost हालांकि कोई कैनेडियन सुनेगा तो he would hang me because today what happens that we tend to characterize and compartmentalize in terms of identity, in terms of history, in terms of root, our nationality. Clear? But actually what happened, because Americans came out of England, isn't it? And England, they're, sometimes they tend to identify themselves, according to their roots in Scotland, Ireland, and the other parts of like Wales in England and all. But मैं being a teacher consider that क्योंकि जब बहुत पढ़ लेते तो पता चलता है कि my goodness उनकी स्ट्रीम सेम है, कम ऑन एक ही रूट से ये लोग निकले हैं, ठीक है। सो एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च का नाम लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है ऑलरेडी। ये एक पिकरेस्क नॉवल है, ठीक है। पिकरेस्क नॉवल भी है, बिल्डुंग्सरोमन भी है। Any student who want to study, because sometimes it happens that when I start delivering my lecture, many students are there, who must be not in that, echelon of the discussion. उनको शायद ये एक पिछली क्लास उनको लेनी जरूरी हो जाती होगी ताकि उनको मेरी ये वाली बात समझ में आए। तो sometimes I suggest them that they should go to my lecture on what is a novel and what kind of different novels are there, because the two terms I'm using right now, like one is picaresque novel, so kindly write here so if most of you are aware of this term, because ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, because I have qualified net for 15 times and 3 times GRF, so मेरे दिमाग में तो हमेशा क्वेश्चंस गूंजते रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से दूसरी बार आया, कैसे इसको पढ़ाया जा सकता है, हाउ कैन स्टूडेंट्स बी बेनिफिटेड आउट ऑफ सर्टेन टॉपिक्स एंड ऑल। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पिकरेस्क नॉवल है, तबस्सुम ने यस लिखा है, शत्रुपा ने यस लिखा, दैट्स ग्रेट, दे आर माय स्टूडेंट्स। पिकरेस्क नॉवल एक वर्ड है पिकारो, जिसका मतलब होता है अ हाईवे, you can say a highway rascal, and now the word ठग। अच्छा, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है कि सभी स्टूडेंट्स को? बिकॉज यस आई कैन बिलीव कि नेटवर्क इशू रहता है, क्योंकि कल भी बहुत हद तक नेटवर्क इशू था, तो मैं क्लास लेते लेते भी नहीं ले पाया। अब देखिए सबके साथ नेटवर्क इशू है क्या? ओ माय गॉड। चलिए, अब आई कांट हेल्प, जितना आपको समझ में आ रहा है, बाकी मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। मुझे तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं एंड कई लोगों को लग रहा है नेटवर्क इशू नहीं है। चलिए, वी शुड नॉट डाइग्रेस नाउ। एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च, मेरे मुंह से कई बार नाम निकलेगा तो आपको याद भी रहने लगेगा, बिकॉज समटाइम्स वी डोंट हैव दिस पेपर इन आवर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड समटाइम्स मेरे मुंह से या टीचर के मुंह से नाम सुनने के बाद में वो एक्सप्लेन होता है। ओके, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, बिकॉज समबडी इज आस्किंग लाइक यू शुड एक्सप्लेन द टर्म पिकरेस्क नॉवल। पिकरेस्क नॉवल का मतलब होता है उसमें एक हीरो दिखाया जाता है जो हर वक्त रोमिंग करता रहता है हाईवे के ऊपर, ठीक है। और टॉम जोन्स का नाम सुना होगा आपने, हेनरी फील्डिंग के जो नॉवल है वहां से निकला है। ये एक स्पेनिश टर्म है पिकारो, जिसका मतलब होता है हाईवे ठग। ठग जो वर्ड है, नाउ इट इज एन इंग्लिश वर्ड, थैंक्स टू द इंग्लिश पीपल हु केम इन इंडिया एंड they must have felt the presence of dacoits and all around, and then they coined this term. I mean, they used this term in English. It is already an Indian word. तो पिकरेस्क नॉवल का अब यहाँ पे क्या मीनिंग होता है कि एक ऐसा हीरो दिखाते हैं जो एक जगह टिक के नहीं रह रहा है, वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है, एडवेंचर के लिए जाता रहता है, और उसके जो जर्नी है उसके थ्रू उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को नॉवल में दिखाया जाता है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डुंग्सरोमन। इसी तरह, क्योंकि मोस्टली जो पिकरेस्क नॉवल होते हैं, अब यहाँ पे देखो एक टेक्निकल क्वेश्चन भी मैं आपको रेटोरिक्स का बना देता हूँ, लिटरेरी टर्म्स का, कि क्या पिकरेस्क नॉवल हमेशा एक बिल्डुंग्सरोमन होता है? सो द आंसर इज ऑलवेज यस।
बिकॉज एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिल्डुंग्सरोमन विल ऑलवेज बी ए पिकरेस्ट नॉवल, क्योंकि बिल्डुंग्सरोमन तो जैसे हमारी एमा है, आपको मालूम होगा जेन ऑस्टन की, दैट इज अ बिल्डुंग्सरोमन, द नॉवल ऑफ एजुकेशन। ये एक जर्मन टर्म है, लिख लीजिए, जिसको नहीं आता लिख लीजिए। 2 टर्म्स है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, जिनको आता है वो मुझे बहुत गुस्सा करेंगे कि सर बार बार 1-2 टर्म्स को समझाने बैठ जाते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट दीज आर वेरी कॉमन टर्म्स एंड दीज टर्म्स हैव ऑलवेज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। बिल्डुंग्सरोमन एंड कुंस्टलरोमन, ये 2 जर्मन टर्म्स हैं। बिल्डुंग्सरोमन का मतलब होता है द नॉवल ऑफ एजुकेशन, अ नॉवल इन विच whether it is a homely novel, or a novel of adventure, हीरो या हीरोइन उनकी एजुकेशन का नॉवल होता है, जिसमें उनको लास्ट में जिंदगी की एक बहुत गहरी शिक्षा मिलती है, उस टाइप के नॉवल को बोलते हैं बिल्डुंग्सरोमन, ठीक है। कुंस्टलरोमन जो होता है वो होता है द ग्रोथ ऑफ एन आर्टिस्ट, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ठीक है, ये जो नॉवल है हमारा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सो द एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च जो है ये पिकरेस्ट नॉवल है, ये सॉल बेलो का लिखा हुआ है, जो नोबेल प्राइज और नोबेल प्राइज विनर राइटर है, लिख लीजिए। और इनको अमेरिका का जो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो भी मिला हुआ है। सबको मालूम है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन नॉवल के लिए आपको मालूम होगा कौन सा। चलो आपसे पूछता हूं मैं कि नॉवल के लिए कौन सा अमेरिकन प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है, जो इसका हिंट दे देता हूं आपको, जो रिलेटेड होता है जर्नलिज्म से। अगर आप बहुत टाइम लगाओगे तो मैं ही बता देता हूं, जल्दी करो। पुलित्जर। अब जब भी हम लोग वी टीचर्स व्हेन वी टीच यू वी हैव 2 ways ऑफ टीचिंग, लाइक वन वी जस्ट स्टडी। पहली इंपॉर्टेंट बात तो खास तौर पे मेरे जैसे टीचर्स की क्या खास बात हो सकती है कि मैं खुद एग्जाम में अपीयर होता हूं, नंबर 1 इस एज में भी। नंबर 2 आई कीप स्टडिंग एंड कीप एनालाइजिंग थिंग्स। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ लिया और उसको बार बार मतलब पढ़ा दो। इफ यू फाइंड माई लेक्चर ऑन द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन, 3-4 लेक्चर आप अटेंड करो तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये हर लेक्चर में एक नई चीज बताते हैं। चलिए अब टॉपिक पर आता हूँ। तो ये पुलित्जर प्राइज विनर नॉवल है, और कहते हैं कि इस नॉवल के अंदर इन्होंने अमेरिका की एक सच्चाई बताने की कोशिश की है, ठीक है। और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज ऑगी मार्च, ठीक है। फिर आपको इसके बारे में मैन बुकर नहीं है कुंदन, मैन बुकर इज नॉट एन अमेरिकन अवार्ड, आई एम सॉरी, ओके। अमेरिकाज प्रेस्टिजियस अवार्ड इज पुलित्जर अवार्ड, ओके। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक पॉइंट लिखिए इस नॉवल के लिए, लिखो द प्रोटैगनिस्ट इन दिस नॉवल, राइट डाउन, the protagonist Augie March in this novel can be said to represent the modern everyman। अब आप लोगों का बहुत कम टाइम है एग्जाम का, तो आपने थोड़ा बहुत पुराना स्टडी कर लिया होगा। एवरीमैन एक ड्रामा है ना, एक मोरालिटी प्ले है, जिसके अंदर ऑल द कैरेक्टर्स आर शोन एज टाइप्स, स्टीरियोटाइप्स, ओके। तो अमेरिका ये जो जैसे आपको होल्डन कॉलफील्ड का नाम याद होगा, कैचर इन द राई, ठीक है। तो उसमें जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया, जैसे आज एक आम इंडियन बच्चा 10th 12th करके किस टाइप का उसको हम एक जनरल नेशनल कैरेक्टर हम देंगे, लाइक समवन हु वांट्स टू बिकम समवन, इजंट इट, someone who doesn't want to work hard, someone whose imagination is fed on movies, someone who is totally uprooted from his cultural or her cultural roots, isn't it? पहले yes or no में जवाब दीजिए, only then I would be feeling very comfortable that I'm teaching intelligent minds। अरे भाई आप लोगों ने इतना तो नोटिस किया होगा that today's youth they don't read, they don't have serious reading time। वो कोर्स के अलावा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो डोंट फील वेरी गुड ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज अदर देन द कोर्स थिंग्स यू डोंट रीड एनीथिंग एल्स। एंड ये जनरल और नेशनल कैरेक्टर नहीं हो गया क्या हमारा, कि हमें करियर को इतना ज्यादा मतलब दिमाग में फिट कर दिया जाता है दैट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम स्कूल भी जाते हैं तो उसी की ट्यूशन करते हैं बाद में, ट्यूशन पे भी वही स्कूल का करिकुलम, स्कूल में भी वही करिकुलम,
एंड मोस्टली वी डोंट हैव आवर पर्सनल लाइब्रेरीज। तो मुझे ये सब रोना नहीं रोना है। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटैगनिस्ट जो ऑगी मार्च है वो सॉल बेलो, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, उन्होंने एक मॉडर्न एवरीमैन दिखाने की कोशिश की कि भाई अमेरिका का एक मॉडर्न एवरीमैन क्या होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल, वन यू नो हु स्ट्रगलिंग टू मेक सेंस of this world, and one who wants to succeed. Okay, and he finds that the whole world around him is an alienated world. आपको लगता नहीं होगा बच्चों, because we are not America, but I bet like alienated world means to say that using excessive gadgets, living in a virtual reality, and totally be away from one's roots, and someone who is just thinking about salary, job, perks, and the kind of enjoyments, isn't it? तो कहाँ से नेशनल फिक्र होगी उसको, ठीक है? तो एलियनेटेड वर्ल्ड दिखाया है। तो ऑगी मार्च, जो एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च है, वो उस टाइप का नॉवल है। तो आपको ये थोड़ा सा मैंने एक एक्स्ट्रा एक सेंस दे दिया कि अमेरिकन नॉवेल्स लाइटली लेने की चीज नहीं है। आई एम सरप्राइज दैट इंडिया में अभी ऐसे नॉवेल्स नहीं लिखे जा रहे हैं, ठीक है? इंडिया में इंडिया की बहुत बुराई करने वाले नॉवेल्स को वो लोग बुक कर दे रहे हैं, isn't it? बट हमारा भी अपना एक नेशनल कैरेक्टर है, एंड बिकॉज अवर राइटर्स, आप लोग एग्री डिसएग्री कर सकते हो, ओके? बिकॉज आपको मालूम है आपके यूनिट्स में एक यूनिट है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो मेरे लेक्चर्स के थ्रू कुछ अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, कुछ आपको थोड़ी चिंता अगर समझ में आ गई, देन यू वुड बी एबल टू आंसर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन देयर ऑल्सो, ठीक है? इसकी चिंता मत करें कि यहाँ पे मैं कम नॉवेल्स डिस्कस कर पाऊंगा, दैट डजंट मैटर, ओके? Your understanding level should increase. For that, Mukesh Parikh, Dr. Mukesh Parikh is known for. Okay, I'm not very egoistic. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट रहता है, the moment I come live or I start delivering a lecture in my offline classes also, मेरा टारगेट रहता है पास तो हो जाए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट पास हो जाते हैं। ओके, सारे बच्चे मेरे नेट क्वालिफाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। देखो कि जो अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी एक एलियनेटेड वर्ल्ड क्रिएट किए हुए है, और मैं बता रहा था कि चारों तरफ, अच्छा मुझे इस नॉवल की आपको फर्स्ट ओपनिंग लाइन लिखवानी है जो बहुत फेमस है, और आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, दे हैव क्रिएटेड एन अमेरिका ऑफ एन अमेरिका ऑफ देयर ओन सॉर्ट। मुझे एक याद आ रहा है, जो आई थिंक ऑफ एंड ऑन इन ऑलमोस्ट ऑल द, इफ आई गिव डजन ऑफ लेक्चर्स, तो 2 लेक्चर्स में जरूर इस नॉवल का नाम आएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बाय किरण देसाई। आपको मालूम होगा उसके अंदर बिजी नाम का एक लड़का है जो सर्वेंट का लड़का है, और उत्तराखंड, यहाँ से दार्जिलिंग के आसपास के एरिया से, कालिम्पोंग जो एरिया दिखाया है उसमें, कालिम्पोंग नाम लिख लीजिए, आपको याद ना आए मेरे लेक्चर्स के थ्रू आ जाए। कालिम्पोंग एक लिटरली एक एरिया है वहां पे, और इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो बुकर प्राइज विनर नॉवल है किरण देसाई का, वहां पे उन्होंने उस नॉवल में दिखाया कि एक सर्वेंट का लड़का जब अमेरिका जाता है तो वहां पर ही कीप्स अक्यूमुलेटिंग थिंग्स देयर, ओके, but he doesn't find his roots there, he doesn't find a spiritual solace, he doesn't find, so he feels like that अमेरिका कैसा देश है, वहां पे जिस बेस को लेकर अमेरिका को एस्टेब्लिश किया गया था, दैट अमेरिका इज मिसिंग। मैनी स्टूडेंट्स स्टडी inheritance of loss from Indian standpoint, because Kiran Desai is an English, Indian, Indo-Anglian novelist, North Bengal में है, हाँ, सौम्यदीप बनर्जी, great point, but उसको अमेरिका के point of view से भी आप study करेंगे, then you will find that America has also been suffering from an inheritance of loss. America is also not giving solace, to the people who go there, okay, and from an American's point of view, who come to America, they just reduce that person to a non-human beast. Just look at this novel, just read this novel, you'll come to know how people, when they go from anywhere there, they have created shop windows. Okay, and people get attracted towards those shop windows, okay, and when people go there, they become second-grade citizens, third-grade citizens there, and they live a secondary, a tertiary life. मैं dehumanization word use करना पसंद करूँगा, and this Augie, the Adventures of Augie March by Saul Bellow is talking about the same kind of things there in America. आपको क्या लगता है?
आप अगर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्रिएट कर दोगे चारों तरफ, आपको लगता है द हॉल मार्क्स यू हैव क्रिएटेड विल बी क्रिएटिंग एन इजी लाइफ फॉर अ कॉमन मैन? नॉट एट ऑल. जितना तुम कंपटीशन बढ़ाते चले जाओगे, अ कॉमन मैन, सेंसिटिव लोग, अभी इनके नॉवेल्स को नोबेल प्राइज मिला है भाई. तो सॉल बेलो जो है, उनके बाकी के नॉवेल्स में आप हम्बोल्ट्स गिफ्ट, इनका नॉवेल मैं भी डिस्कस करूंगा हल्का सा. उस नॉवेल को वो मिला है. आई मीन दिस नॉवेल वाज कंसीडर्ड फॉर द नोबेल प्राइज व्हेन यू नो दे वर गिविंग हिम नोबेल प्राइज. तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि भाई आर्ट के थ्रू अमेरिका को जगाया नहीं जा सकता. आज आपको लगता है आइडियलिस्टिक बातें करके वी कैन रेज द लेवल ऑफ इंडियन एजुकेशन? कैन वी रेज द लेवल ऑफ इंडियन aestheticism? Can we ask people to go back to their roots? Can we ask people to reduce environmental pollution? So many other things. Okay, so in this novel, the writer has talked about the same kind of things. Okay, and उस प्रोग्रेसिव अमेरिकन सोसाइटी में एक इंडिविजुअल इतना एलियनेटेड फील करता है, उसको लगता है कि या तो लक चलेगा या प्लक चलेगा. ठीक है, और वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज एन ऑथर, एज एन नरेटर बेचारा तलाश करता रहता है कि व्हाट शुड आई डू सो दैट यू नो आई कैन प्रूव माई सेल्फ, एंड देन ही पार्टिसिपेट्स इन अ रैट रेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इस नॉवल की खास बात यह है, इतना डिस्कशन मैं इस नॉवल में इसलिए कर रहा हूँ, द एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च, बिकॉज एक कैरेक्टर क्रिएट करके राइटर ने अमेरिका को दिखाया. एक तरीका होता है, जैसे इंडिया को अगर आपको दिखाना है, रियल इंडिया, आपके पास है कोई आइडिया? कैन यू शो अ रियल इंडिया? हाउ कैन यू शो अ कंप्लीट इंडिया? बाय राइटिंग अ नॉवल, बाय राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी. मेरे पास एक आइडिया है. Real India is not living in malls and big skyscrapers. Real India is living somewhere. Those people who were walking during lockdown, you know, barefoot. Real India दिखाना है. आप एक ट्रेन की जर्नी दिखाओ, थर्ड क्लास में, जिसमें लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं. Every 70-80 kilometers the language would change. ठीक है, and प्रोटैगनिस्ट से नहीं दिखा सकते बेटा मेहुल. हम ऐसे ही दिखा सकते हैं कि एक ट्रेन जर्नी चल रही है, डिफरेंट पीपल विल कम, देन उनकी बातचीत, उनके कंसर्न्स, उनकी ड्रेस, उनका चेंज इन द लैंग्वेज, यू नो, एंड देन प्लेटफॉर्म पे क्या बिक रहा है, प्लेटफॉर्म पे क्या कंसर्न चल रहा है. बिकॉज और मैंने ऐसी कई मूवीज भी देखी हैं. पाकिस्तानी एक मूवी मैंने देखी थी कि ट्रेन बिकम्स अ ट्रोप, इजंट इट? चलिए अभी थोड़ा डिस्कशन रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका का स्टेट ऑफ माइंड देखा. अब वो लाइन लिख लीजिए क्योंकि लाइन एग्जाम में आएगी आपको. देखो, आई एम एन अमेरिका लिखिए. ये जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, वो नॉवल को एक ऐसे स्टार्ट करता है. ठीक है, आई एम एन अमेरिका कॉमा शिकागो बॉर्न. आई एम सॉरी, आई एम एन अमेरिकन, मैं गलत पढ़ रहा हूं. आई एम एन अमेरिकन कॉमा शिकागो बॉर्न डैश शिकागो. That somber city, somber, somber means serious, grave, darksome. That somber city, dash, and go at things as I have taught myself. Freestyle. तो मैं दोबारा बोलूंगा आप, ताकि आप लिख सके. I am an American, comma, Chicago born, dash, Chicago, comma, that somber city, dash, and go at things as I have taught myself. Freestyle, and will make the record in my own way. Record on my own way. आप लोग लिख रहे हैं क्या? Because obviously serious student रुकेंगे, बाकी के लोग आएंगे, skip करेंगे, and they will go. Only serious students will stay and they would write. ठीक है? And I also request, I keep requesting after every video, every live stream, कि जब मैं इसको YouTube पे upload करता हूँ, तो you should have a moral duty to write, you know, comments there also. Okay, because here I restrict you writing anything because you are writing here, but there also I mean there is no restriction, you can write comments. तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ. I am an American, Chicago born, Chicago, that somber city, and go at things as I have taught myself, comma, freestyle, and will make the record in my own way, colon, first to knock, K-N-O-C-K, first to knock,
comma, first admit it. First admit it. Sometimes an innocent knock, sometimes a not so innocent. बस इतना लिख लीजिए. And अगर आपको, you can type it also, you know, if you fail in writing, you can type it on net and you can just search the first line of this novel. That is The Adventures of Augie March. ठीक है. उसके बाद में इसकी पूरी प्लॉट समरी तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं आपको. द स्टोरी डिस्क्राइब्स ऑगी मार्च ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू अ फेयरली स्टेबल मैच्योरिटी. काफी मैच्योर हो जाता है वो, उसकी पूरी जर्नी दिखाई. ऑगी विद हिज ब्रदर साइमन एंड द मेंटली एबनॉर्मल जॉर्ज हैव नो फादर and are brought up by their mother who is losing her eyesight. If you remember, dear friends, आपको मैंने बताया था कि अमेरिकन लिटरेचर की खास बात क्या होती है. Whether it is a drama or it is a novel, father figure is missing. लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, because I keep teaching American literature, American novel, American drama, American poetry to MA students and graduation students also. So I know, because I have been teaching for last many years American literature, and I have done, as I have already told to many of you, that my PhD is on Canadian literature. So I'm not very aloof from the psyche of American and Canadian literature. उनके father figure missing होते हैं, because America इंग्लैंड से अलग होकर के एस्टैब्लिश हुआ कंट्री है. ओके, सो उसका जो फादर फिगर है वो हमेशा वो गायब दिखाते हैं, सिंबॉलिकली, एज अ ट्रोप, एज अ मेटाफर. ये आपको याद रखना है. ठीक है. और मदर उनको पालती है, जैसे आपको अमांडा याद होगी उसपे द ग्लास मेनेजरी के अंदर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सिस्टर कैरी पढ़ लेना, कोई भी नॉवल उठा के देख लीजिए आप. इधर द कैरेक्टर इज जर्निंग, लीविंग हिज होम, father figure is missing. If father figure is there, that the father wants to make benefit of that. आप एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिल्म देख लीजिए, उसमें फादर फिगर जो है वो उस बच्चे से बेनिफिट चाहता है. ठीक है, तो ये आपको सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस समझाया जा रहा है कि आप धीरे धीरे, जब ऑब्वियसली यू ऑल वुड बिकम प्रोफेसर्स इन द कमिंग टाइम, बहुत से आप में से पीएचडी ऑलरेडी कर रहे हैं, और तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि किस तरह से स्टडी किया जाता है ओवरऑल चीजों को. चलिए, तो मैं बता रहा था कि इसमें इसकी मदर इनको पालती है, जिसका धीरे धीरे आई साइट वीक हो रहा है. ओके, एंड अ टिरानिकल ग्रैंड मदर लाइक बोर्डर. ओके, ग्रैंड मदर की फिगर दिखाई है, वो बोर्डर है इन वेरी हम्बल सर्कमस्टेंसेज इन द रफ पार्ट्स ऑफ शिकागो. ऑगी ड्रिफ्ट्स फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इन अ फ्री विलिंग मैनर. कभी जॉब्स करता है, देन ऑलमोस्ट ऑल द अमेरिकन कैरेक्टर्स आर शोन इन द ग्रिप ऑफ विमेन. दे आर विमेनाइजर्स, मोस्ट ऑफ देम. डिफरेंट होम्स बदलते हैं, वो एजुकेशन चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं. ठीक है, ऑगी मार्च पाथ सीम्स टू बी पार्टली सेल्फ मेड एंड पार्टली कम्स अराउंड थ्रू चांस. तो ये जो लक एंड प्लक, जो मैंने एक फ्रेज यूज किया था, वो इन नॉवेल्स में दिखाया गया कि सिस्टम नहीं है. अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहीं भी सिस्टम क्रिएट नहीं किया. आज एक आम लड़का या लड़की भारत में क्या आरोप लगाएगा बताओ. मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भी सभी इंटेलिजेंट हो जाओ, तुम्हारे में टैलेंट होना चाहिए तभी तुम जॉब करोगे, बिजनेस करोगे. आपने देखा नहीं है, देयर इज अ काइंड ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन फॉर एवरीथिंग. और कभी सोचा है आपने इस तरह से कि अगर प्राइवेट फील्ड भी है तो व्हाट इज द नीड टू क्रिटिसाइज अदर्स. आपने इसीलिए देखा होगा कि जब मैं पढ़ाता हूं या मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं उनको कभी ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैंने सुना है कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है वो मेरे बारे में बोले बिना अपनी क्लास स्टार्ट नहीं करते. उसका कारण है बिकॉज नाउ आई एम मैच्योर इनफ. मुझे लगता है कि बिना दूसरों को ब्लेम किए भी मैं अपना काम कर सकता हूं, बिकॉज आई डोंट फील लाइक दे आर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, मेरे कॉम्पिटिशन में आने के लिए पहले मेरी एज लो, फिर मेरे जितने एजुकेशन लो, पीएचडी करो, तो ऑब्वियसली देन यू विल बी इन द कॉम्पिटिशन. ठीक है, और हर स्टूडेंट के मेंटल लेवल के हिसाब से उसका टीचर होता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे सारे स्टूडेंट एक पहली बार में मुझसे पढ़ेंगे एंड दे वुड फाइंड देयर रियल गुरु इन मी. नो वे, इट्स नॉट नेसेसरी. जिनका मेंटल लेवल बहुत हाई होगा वो मुझे चुनेंगे. तो मैं अपनी बात थोड़ी सी बीच में इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, ये समझाने के लिए कि आपको नहीं लगता क्या, जैसे मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूं तो देयर हैड बीन अ लॉट मच स्ट्रगल फॉर दैट. आप कभी इमेजिन कर सकते हो दैट अ कंट्री वेयर देयर इज नो स्ट्रगल. यू जस्ट इमेजिन व्हेन देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लक. मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, हालांकि आई हैव बीन ब्रॉट अप इन इंडिया विच इज स्टिल फाइंडिंग its modernity and has not come out of the shell of its past
ट्रेडिशन, कन्वेंशंस। तो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि इस नॉवल में दिखाया गया है कि क्या ऐसा समाज, कैन वी इमेजिन अ सोसाइटी जहां पे एक बच्चा जब बड़ा हो रहा हो तो उसको इस बात की परवाह नहीं हो कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अपने आर्टिस्टिक परस्यूट्स को करे। जैसे एक अमीर घर में होता है कि एक बच्चे को कुछ करने की चिंता नहीं है, तो आप कहोगे कि वो बिगड़ जाएंगे, सारे ही बिगड़ जाएंगे। बिगड़ेंगे नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। डायरेक्शनलेस भी हम हो जाते हैं। डायरेक्शनलेस दो जगह से होते हैं, एक तो आपके पास काम नहीं है, दूसरा आपको उम्मीद नहीं है काम करने की। यू नो, यू आर लिविंग इन सच ये कभी आप इसकी साइकोलॉजी पढ़ना कि टिकटॉक क्यों बन रहा है, क्यों इतने सारे बच्चे गाने और डांस में जा रहे हैं जबकि उनके पास वो टैलेंट नहीं है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बिकम फेमस। वो फेमस क्यों होना चाहते हैं? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थैंक यू स्वाति। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि क्या ऐसा इमेजिनेशन हो सकता है कि हम कुछ स्ट्रगल ना हो, लक के बारे में ना सोचे। बिकॉज व्हाट इज लक, कि आप कोई श्योरिटी नहीं होती है ना किसी चीज की, और फिर वो अचानक से कोई चीज मिल जाती है तो हम उसको श्योरिटी बोलते हैं। जैसे हम एक हाईवे पर जा रहे हैं और अगर आपने सिस्टमेटिकली वहां पे पेट्रोल पंप जगह जगह पर खोले हैं, तब तो आपको वो लक नहीं लगेगा कि हाँ मुझे वो पेट्रोल खत्म होने पर मेरे को एक पेट्रोल पंप मिल गया तो वो लक था। सोच के देखो, वो लक कब लगेगा? जब हिट एंड ट्रायल है, कहीं कुछ नहीं है, अचानक से कुछ मिल रहा है, इट मीन्स इट्स नॉट प्लान्ड वन। सो ये क्रिटिसिज्म है अमेरिका का इस नॉवल के थ्रू, ठीक है। और टिरानिकल ग्रैंडमदर मैंने बता ही दिया आपको। फिर उसमें दिखाया गया कि ऑगी मार्ट्स पाथ सीम्स टू बी पार्टली सेल्फ मेड एंड पार्टली कम्स round through chances. In lifestyle, he ranges from near adoption by a wealthy couple who spoil him to a struggle for existence, stealing books and helping out friends in desperate straits. His most unusual adventure is his flight to Mexico with the wild and irresponsible Thea, who tries to catch lizards with an eagle. तो ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। बाद में इसमें ऑगी अट्रैक्ट्स एंड गेट्स इन्वॉल्व विद द स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट वुमेन दिखाया गया है इसमें, और उसकी जो एक जो डिप्रेशन होता है उसका एक नतीजा ये भी निकलता है दैट अ पर्सन बिकम्स अ वुमनाइजर बिकॉज ही वांट्स टू फ्लॉन्ट his youth and he doesn't want to show a kind of responsibility in his attitude as well as towards himself as well as for the other people around him. तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता सकता, टाइम की कमी। अब एक अगला नॉवल लिखिए जो बहुत फेमस है, हर्जॉग, HERZOG। जल्दी लिखिए। 1964 में पब्लिश हुआ ये नॉवल, सॉल बेलो का लिखा हुआ है। और इनके ये जो हर्जॉग है ना, ये सरनेम है, ये मोजेस ई हर्जॉग इसका प्रोटैगोनिस्ट है, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट से, हर्जॉग। ये बहुत फेमस नॉवल है बच्चों, ये हमारे एमफिल में सिलेबस में था, एंड आई डिड माय एमफिल, इट वाज देयर इन द सिलेबस, ठीक है। हर्जॉग 1964 में पब्लिश हुआ है और ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मिड लाइफ क्राइसिस को बताता है, एक जूइश मैन की। लिख लीजिए, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से नॉवल में जूइश कैरेक्टर है। आप कभी देखिएगा दैट अमेरिका और इंग्लैंड में एक डिफरेंस है। अमेरिका में कहीं ना कहीं देयर इज अ फ्रीडम, मल्टीकल्चरल फ्रीडम टू ऑल द डिफरेंट पीपल, ठीक है। और इसमें इसकी जो एज है हमारे हीरो की वो 47 है। इज जस्ट एमर्जिंग फ्रॉम हिज सेकेंड डिवोर्स, दिस वन पर्टिकुलरली एक्रिमोनियस, झगड़े के साथ वो तलाक लेके अलग हुआ है। ही हैज 2 children, 1 by each wife। अच्छा, आपने कभी कॉमन अमेरिकन लाइफ में झांकने की कोशिश की है दैट हाउ कैन दीज नॉवेल्स बी डिपिक्टिंग अमेरिकन लाइफ, अमेरिकन realism, through realism these novels are America. How? आज मैंने कहा ना अभी भारत में ऐसा नॉवल नहीं लिखा जा रहा है, सीरियल्स भी हमारे ऐसे नहीं बन रहे हैं। वी आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल इन शोइंग द रियल फेस ऑफ इंडिया। इसीलिए आप वेब सीरीज को भी रियल इंडिया मत मान लेना, ये गलती करोगे आप। जिस तरह से वहां पे बहुत ज्यादा अपराध दिखा देते हैं ना, बहुत ज्यादा गाली गलौज दिखाते हैं, वो भी रियल इंडिया नहीं है। रियल इंडिया दिखाना है तो आपको पहले स्टूडेंट्स को दिखाना होगा कहीं ना कहीं, फिर उनके पेरेंट्स को दिखाना होगा, फिर आपको एक चिंता दिखानी होगी, फिर आपको ये दिखाना होगा कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और गांवों के अंदर भी जो एक कैजुअल एटीट्यूड रिश्तेदारी को लेकर के बन रहा है,
ये रियल इंडिया होगा कि कैसे वो टूट रहा है, कैसे पास्ट के इंडिया से हम आगे बढ़ते हुए चीजों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जिसको मॉडर्निटी और ग्रोथ और डेवलपमेंट बोल रहे हैं वो एक ऐसा इंडिविजुअल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें देयर इज नो नेशनलिज्म, नो सेल्फ आइडेंटिटी, नो वैल्यू फॉर एजुकेशन, नो वैल्यू फॉर पास्ट, नो वैल्यू फॉर फ्यूचर, नो वैल्यू कहीं नहीं है। वो देर से उठते हैं, रात को जागते हैं। ये आप देखिएगा, आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। तो ओवर सेक्सुअल हो रहे हैं, प्रोमिस्कस होते जा रहे हैं। प्रोमिस्कसनेस को प्रोमिस्कस समझते हैं ये वर्ड? आप नहीं आता तो आप इसको लिख लीजिए। समवन हु इज ओवर इंडल्ज्ड इन सेक्स विद मैनी पीपल यू नो अराउंड देम। तो आपको ये धीरे धीरे लगेगा, फिर डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, इजंट इट? लव मैरिजेस हैं तो उसमें भी यू नो पीपल आर सर्चिंग के बेनिफिट है कि नहीं है। ये इंडिया है। सेम थिंग इज देयर इन हर्जॉग ऑल्सो, कि तलाकशुदा है, 2 शादियां की है, 2 तरह के एक बच्चा इस बीवी से, एक बच्चा उस बीवी से, इस तरह से इसमें दिखा रखा है, ठीक है। सो हर्जॉग की जो सेकंड मैरिज है इसमें, टू द डिमांडिंग मैनिपुलेटिव मैडेलिन, इनकी वाइफ जो काफी मैडेलिन नाम लिख लीजिए, has recently ended in a humiliating fashion. While still actively married, Madeline convinced Moses, जो हमारा हीरो है, to move her and their daughter Junie to Chicago and to arrange for their best friends. तो ये आप पूरी स्टोरी आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हर्जॉग नॉवल जो है वो भी आपको पता चल गया होगा कि एक अमेरिका को इसमें दर्शन कराया जा रहे हैं, ठीक है। हम्बोल्ट्स गिफ्ट नाम लिख लीजिए, स्पेलिंग बोल देता हूँ, HUM, थर्ड नॉवल है, HUMBOLDT apostrophe S, HUMBOLDT apostrophe S, हम्बोल्ट्स गिफ्ट। ये भी सॉल बेलो का लिखा हुआ है, बहुत फेमस नॉवल है, ठीक है। और 1976 में पुलित्जर अवार्ड मिला हुआ है इसको, ठीक है। और इसमें अच्छा ये एक रोमन क्लेफ है। अब आज की क्लास में फिर से वो 2-3 टर्म्स यूज हो रही हैं। अभी पिकरेस्ट नॉवल डिस्कस हुआ था, फिर आपको मालूम है बिल्डुंग्स रोमन एंड कुंस्टल रोमन डिस्कस हुआ। नाउ आई एम डिस्कसिंग रोमन क्लेफ। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को रोमन क्लेफ मालूम है ना? नहीं मालूम है तो फटाफट लिखो, थोड़ा स्टडी करो बैठ करके, ये चीजें आपके टिप्स पर आ जाएंगी। जैसे मेरे रोमन क्लेफ का मतलब होता है अ नॉवल विद अ क्लू, अ नॉवल विद अ की। रोमन का मतलब नॉवल होता है, इसका मतलब ऐसा नॉवल जिसके अंदर जो कैरेक्टर, जैसे आपको मैं बेल जार समझा रहा था पिछले लेक्चर में, तो सिल्विया प्लैथ का लिखा हुआ, तो उस नॉवल में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उस नॉवलिस्ट के आसपास के लोग होते हैं, whom you can identify by reading a novel, ठीक है। तो एक रोमन क्लेफ है अबाउट बेलोज फ्रेंडशिप विद द पोएट डेलमोर श्वार्ट्ज। ये नाम आपको एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी। डेलमोर, DELMORE, एक पोएट है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ मतलब बेलो की, क्योंकि रोमन क्लेफ है तो इसमें रियल लाइफ कैरेक्टर दिखा रखे हैं, तो डेलमोर श्वार्ट्ज के साथ में इसकी दोस्ती है। और इट एक्सप्लोर्स द चेंजिंग रिलेशनशिप ऑफ आर्ट एंड पावर इन अ मटीरियलिस्ट अमेरिका। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको कि हर्जॉग की थीम क्या है, लिख लीजिए। इट एक्सप्लोर्स द चेंजिंग रिलेशनशिप ऑफ आर्ट एंड पावर इन अ मटीरियलिस्ट अमेरिका, ठीक है। आपको मालूम है, आपको मेरी तरफ बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करने होंगे टू गेन नॉलेज। आपको पता चलेगा कि अवार्ड्स दिए जाते हैं एंड दे आर ऑल पॉलिटिकल, दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ओके, इवन इन मूवीज ऑल्सो। और आपको क्या लगता है जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं देयर प्रेजुडिसेस आर ऑलवेज इन्वॉल्व। तो आर्ट जो है, आपको मालूम है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, आपको मालूम है हम हर चीज का सॉल्यूशन किस में ढूंढते हैं? आर्ट में। पागल नहीं है हमारा जॉन कीट्स। शेक्सपियर एक अलग कैरेक्टर है, वो मटीरियलिस्ट भी थे। आपको मालूम है कि वो ऐसा प्ले लिखते थे जो सबको सेटिस्फाई करे, तो कई लोग उनको उस कैटेगरी में नहीं लेते हैं, ओके। बट जॉन कीट्स को मैं उस कैटेगरी में इसलिए ले रहा हूं, समवन हु लिव्ड फॉर आर्ट, इजंट इट? एंड व्हाट इज आर्ट? डोंट यू थिंक आर्ट can create a makeshift world for you, a kind of, I won't be using this word illusion in a negative sense, okay. Art creates a verisimilitude, एक टर्म लिखिए, मेरे मुंह से निकली तो मुझे लगा आपको आनी चाहिए।
आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस टर्म, नहीं आती तो लिख लीजिए, VERI, verisimilitude. So art creates a verisimilitude, a replica world, a kind of mimesis, and through that art, we get inspiration. And art can inspire, hordes of people, myriads of people, जिनसे people can take inspiration. You can't deny this fact that we are not influenced by people. मुझे नहीं लगता मेरे लेक्चर को सुन करके आप इंस्पायर नहीं होते होंगे, और मुझे भी नहीं लगता कि मैं किसी भी आदमी से इंस्पायर नहीं होता हूँ. ये बेकार बात है. हम इंस्पायर होते हैं, ओके, बट हाउ कैन आर्ट कैन conjure, I'm sorry, I used the wrong word. How can art tackle the problem of materialism? आपको मालूम है, कहीं ना कहीं सारे दिन थक करके कहीं ना कहीं अंत में गाने तो हम सुनते ही, मूवी तो हम देखते ही. So our ultimate solace and soothing world is there in the world of art. But ये जो materialism है, इसको अगर हम छोड़ें तो अमेरिका आज उस दहलीज पर है कि they have created a makeshift world of materialism, and they feel कि नहीं कसिनो में, नहीं बार डांसेस में, या कि इस तरह की सभी चीज़ों में शायद हमें सुकून मिले, और हमें पता चल रहा है कि वो सुकून वहाँ नहीं है, वो आर्ट में है, और वो इसके थ्रू उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. ठीक है, और मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ इसको. दिस थीम इज एड्रेस्ड थ्रू द कंट्रास्टिंग करियर्स ऑफ टू राइटर्स. एक है वॉन हम्बोल्ड्ट फ्लीशर, VONHUMBOLDT FLEISHER, फ्लीशर. ओके, जो फ्लीशर है, ये जो डेलमोर श्वेट्स नाम का जो पोएट जो मैंने शुरू में बताया था, उसका कॉपी है यहाँ पे इस नॉवल में. एंड इज प्रोटेजी चार्ली सिट्रिन. बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बेलो हिमसेल्फ है नॉवल में. ओके, चार्ली CHARLI, चार्ली सिट्रिन, CITRIN. Now Fleischer yearns to lift American society through art, but dies a failure. By contrast, Charlie Cittrin makes a lot of money through his writing, especially from a Broadway play and a movie about a character named. तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम सक्सेसफुल किसको मानते हैं, कि किसी का आर्ट बिक गया, नॉवल बिक गया, उसकी क्लासेस चल गई, कोई टीचर बहुत बड़ा हिट हो गया, कोई नॉवल बेस्ट सेलर है, तो वो बेस्ट वाकई होता है क्या? मुझे हंसी भी इसलिए आ रही है कि हम आर्ट का मीनिंग ही भूल गए हैं. हमारी जो आर्ट मूवीज है वो तो चलती नहीं है. अगर आपने किसी ने गणगौर मूवी देखी है क्या? आप इतने सीरियस बच्चे मुझे देख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी. जब बहुत कम बच्चे देख रहे होते तो मैं समझ जाता हूँ कि इतने ही बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, एंड आई रियली बिकम वेरी वेरी मोटिवेटेड कि हाँ मुझे पढ़ाना है, कुछ तो मुझे सुन रहे हैं सीरियसली. आपने गणगौर मूवी देखी है किसी ने, या जो गणगौर स्टोरी लिखी है, किसी को मालूम है? ये बंगाल की असम की बहुत बड़ी राइटर हुई है, महाश्वेता देवी. अगर नाम सुना हो तो चलो, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, टिपिकल क्वेश्चन है ये. वो मूवी इंडिया में बनी ही नहीं, उसको स्पेनिश लैंग्वेज में बनाया गया है, और उसके अंदर रियल आर्ट है, और वो मूवी हम देखते ही नहीं. इसका मतलब ये है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सक्सेस का जो मापदंड है मटीरियलिस्टिक हो गया है. चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, एवरीथिंग विच इज मटीरियलिस्टिक, यूटिलिटेरियनिज्म मालूम है आपको कि नहीं? जल्दी से बताइए मुझे, अगर मालूम नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ. देखो, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि आप ना यू प्रोड्यूस थिंग्स फॉर द सेक ऑफ यूटिलिटी. यू कंसिडर दैट इफ मैक्सिमम यूटिलिटी किसी चीज की है. जैसे मान लीजिए मैं एक क्लास लूं और मैं ऑफलाइन क्लास में सोचूं कि मैं चाहे बड़े बड़े टीवी लगा दूं, लेकिन अगर 15,000 बच्चे एक साथ पढ़े मेरी ऑफलाइन क्लास में, इतने बड़े हॉल में, इतने सारा पैसा मुझे एक साथ मिले, तो शायद वही क्लास है, उसी क्लास माना जाएगा. भले उन बच्चों को ढंग से समझ नहीं आ रहा हो, भले टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो, but everybody is just in a rat race. They're blind, they don't understand. A day will come when again there will be smaller classrooms, and अभी भी अच्छे स्कूल में यही होता है कि बहुत टीचर स्टूडेंट का रेशो कम रखा जाता है, वरना ज्ञान कैसे मिलेगा? मेरे समझ के बाहर है. किताबों से, यूट्यूब से, इनसे 100% ज्ञान नहीं मिलता है. ज्ञान तो गुरु की शरण में बैठ के लेना ही पड़ेगा. इसीलिए पीएचडी को हम नॉलेज मानते हैं. और पीएचडी भी आजकल आपको पता होना चाहिए, आजकल पीएचडी का जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है ना,
उसमें से फिलॉसफी वर्ड तो गायब हो गया है। मैं कई पीएचडीज को जानता हूं जिनको मैं फिलोसफर नहीं मानता। मैं पीएचडी हूं, कोई मुझे चेक कर सकता है मैं पीएचडी कैसे हूं। मैं पीएचडी इसलिए हूं क्योंकि मुझे थिंकिंग सिखा दी गई है कि हमें जब पीएचडी कराई गई तो हमें फिलोसफर बना दिया गया, हमें चीजों के क्रक्स में जाना सिखा दिया गया। हम चुपचाप ऐसे जेस्चरिंग पोस्चर में बैठ करके चीजों को सोचते हैं, मनन करने लगते हैं, तो समझ लो कि हम रियल में पीएचडी बना दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को बना दिया जाए, ताकि वो सच्ची में जब वहां तक पहुंचे ना तो उनको ऐसा लगे कि हाँ पीएचडी का ही मतलब होता है। तो अमेरिका का ये हाल हो गया है, और वो इस नॉवल में हम्बोल्ट, इसीलिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, फिर आपको चलते हैं लेकर के नेक्स्ट नॉवल की तरफ, ऑल द किंग्स मैन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, लिखिए फटाफट से, टाइम भी 8 मिनट बचा है, एक 1 आवर होने में। ऑल द किंग्स मैन एक 1946 का नॉवल है, रॉबर्ट पेन वॉरेन का लिखा हुआ। जल्दी से लिख लीजिए, रॉबर्ट पेन PENN वॉरेन WARREN। ठीक है, और आपको मालूम है ये जो टर्म आती है ऑल द किंग्स मैन, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, या आपने सुनी होगी ऑल द किंग्स मैन एंड जॉइन द हम्प्टी डम्प्टी अगेन है, वो पोएम आपने पढ़ी होगी नर्सरी में, वहां से ये टर्म ली गई। इसमें डिप्रेशन जो है 1929 के बाद जो आया था अमेरिका में, जो ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, उस समय का टाइम इसमें दिखा रखा है। ठीक है, तो मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं आपको, ये पुलित्जर अवार्ड विनिंग नॉवल है, तो आप समझ जाइए ऑल द किंग्स मैन। ये बहुत ही, इसमें क्या दिखा रखा है, द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कैरिस्मेटिक पॉपुलिस्ट गवर्नर विली स्टार्क एंड हिज पॉलिटिकल मैकिनेशंस इन द डिप्रेशन एरा डीप साउथ। आपको एक बात बताऊं, जैसे ही आपको पॉपुलिस्ट वर्ड आता है क्या, पहले बताओ फटाफट से। इफ यू डोंट नो द वर्ड पॉपुलिस्ट देन यू शुड राइट इट डाउन इन योर नोट्स। पॉपुलिस्ट मीन टू से, आजकल जितने भी नेता हो गए, आपने नोटिस किया है वो कैसे नेता हो गए, वो सेवा करने के लिए नेता नहीं बन रहे हैं, वो पॉलिटिकल मतलब they just want to come into politics and they just want to hack the world, they just want benefits right there and then, isn't it? तो पॉपुलिस्ट का मतलब होता है लोगों को रिझाने वाले, डायलॉग बोलने वाला, someone who wants attention there and then, ऐसे लोगों को पॉपुलिस्ट कहा जाता है। तो ये पॉलिटिकल नॉवल की कैटेगरी में आता है। एक नॉवल और लिखिए आप, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये हार्पर ली का बहुत फेमस नॉवल है, हर दूसरे नेट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख लीजिए, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये 1960 में पब्लिश हुआ था। इट वाज एन इंस्टेंट सक्सेस फ्रेंड्स। ठीक है, और ये पुलित्जर अवार्ड मिला हुआ है इसको। इसके अंदर क्या स्टोरी है, ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से ट्रांसलेटेड नॉवल है बच्चों। मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है कि एक 2 पैरेलल स्टोरीज चलती हैं। इसमें एक वाइट वकील है जो किस तरह से एक ब्लैक आदमी जिसके ऊपर रेपिस्ट होने का आरोप लगा है, वो सबके विरोध के बावजूद भी एक वाइट वकील उस आदमी को बचाने के लिए उसका केस लड़ता है। फिर बाद में प्रेजुडिसेस जो है अमेरिका के ब्लैक लोगों के प्रति वो दिखाए गए इसमें। फिर वो बेचारा किसी तरह से भागता है जेल से और वो मारा जाता है, मतलब। ठीक है, तो इसमें ऐसा दिखा रखा है। फिर बाद में उसको सुसाइड शो कर देते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स मुझसे कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड का क्या मतलब है। पूरे नॉवल में मॉकिंग बर्ड का मतलब सिंपल है कि हमें किसी आदमी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मॉकिंग बर्ड का मतलब है कॉमन सिंगिंग बर्ड। ठीक है, और इसके जो कैरेक्टर्स है वो लिख लीजिए। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है जीन लाउस, LOUIS। ठीक है, जीन JEAN, जीन भी बोल सकते हो, जीन लाउस। उसको स्काउट कहा गया है, जीन लाउस फिंच पूरा नाम है उसका, JEAN LOUISC FINCH। ठीक है, ये एक गर्ल है, उसको स्काउट कहा गया है, SCOUT। ठीक है, और एजेस 6 to 9 years ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नॉवल। ठीक है, एक इसमें उनका एक भाई दिखा रखा है लड़की का, उसका नाम है जेरेमी एटिकस। लिखते जाइए, जेरेमी एटिकस। और उनका जो फादर है वो विडोड है, उनकी मदर नहीं है, और उनका नाम है एटिकस फिंच। ठीक है, वो एक लॉयर है। और जैसे कि मैंने बता दिया नॉवल किस चीज की ओर इशारा करता है, ये अमेरिका के प्रेजुडिस जो लोगों के जो कलर्ड पीपल है, जो नीग्रोज है, उनके। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है कि when Tom Robinson, one of the town's black residents, is falsely accused of raping। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसको एक्यूजेशन मिलता है, टॉम रॉबिन्सन को, उसके ऊपर ये आरोप लगता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अंदर एक और कैरेक्टर दिखा रखा है जो छुप छुप कर बच्चों की मदद करता रहता है, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट में सामने आता है। उसका नाम है बॉब इवल।
टॉम, ठीक है, बॉब इवल। तो मैं इसकी डिटेल स्टडी तो नहीं बता सकता, वो जो पूरा जो मैं गलत बता गया बच्चों, एक बार आपने नाम लिख लिया, मैं एक बार शुरू से नाम बता देता हूँ आपको। एक तो टॉम रॉबिन्सन का नाम लिखवाया मैंने, यस लिख के बता दो आपको इफ यू आर रियली अटेंडिंग द क्लास, कि टॉम रॉबिन्सन जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगता है, दिस इज वन। एंड उसके अलावा मैंने आपको बताया एटिकस फिंच जो लॉयर है, ये कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था जो प्रोटैगनिस्ट है जो स्टोरी को कह रही है, जीन लाउज फिंच, LOUISE, जिसको बीच में स्काउट वर्ड भी आ रहा है, और उसका ब्रदर, उसका नाम भी पूछ सकते हैं, जेरेमी एटिकस, एटिकस उनका सर नेम है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर एक कैरेक्टर और दिखा रखा है, उसका नाम बू है, BOO बू, ठीक है, बू है उसका नाम। उसका पूरा नाम तो है आर्थर रेडले, लेकिन बीच में वो बू लगाता है, आर्थर बू रेडले। वो एक रेक्लूसिव नेबर है, हमेशा कुछ गिफ्ट्स देता रहता है बच्चों को, उनके सामने नहीं आता, बट बिल्कुल एंड ऑफ द नॉवल वो सामने। ये दो पैरेलल स्टोरीज है पूरे नॉवल के अंदर। और क्या दिखाया गया है, डीह्यूमनाइजेशन, यू नो, मतलब जो प्रेजुडिसेस है ना, जिसके थ्रू डीह्यूमनाइजिंग एटीट्यूड ब्लैक्स के प्रति आ गया है, वो जो अमेरिका के अंदर शुरू से ही है। जैसे मान लीजिए हमें बचपन से किसी के बारे में किसी तरह से सोचना सिखाया जाए, तो हम उन प्रेजुडिसेस से बाहर नहीं आ सकते, बहुत एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्लास एंड करने से पहले फटाफट से आपको एक दो चीजें और लिखा देता हूँ। आपको जॉन अपडाइक के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके रैबिट रन की सीरीज है नॉवेल्स की, जिसपे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए जॉन अपडाइक, ठीक है, ये जो पिछला नॉवल था वो वॉकिंग बर्ड वाला, वो हार्पर ली का लिखा हुआ, ठीक है। ये 1960 में रैबिट रन छपा है। रैबिट जो है वो एक टर्म यूज की है राइटर ने अपने लिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है शत्रुपा इसमें। आगे बढ़ते हैं। जॉन अपडाइक का नाम लिख लिया आपने, इसके जो मेन हीरो हैं उनका नाम लिख लीजिए रैबिट रन के। एक्चुअल में रैबिट रन, रैबिट रिडक्स, रैबिट इज रिच, रैबिट एट रेस्ट, और बाद में कैसे रैबिट रिमेंबर्ड। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो रैबिट से रिलेटेड नॉवेल्स है वो किसने लिखे हैं। तो ये बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने भी अमेरिका की जो ये हिट एंड ट्रायल की, सक्सेस नहीं मिलने की, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जो कहानियां दिखाई, जॉन अपडाइक ने लिखा है। और इसके जो हीरो हैं वो क्वेश्चन आया हुआ आपके नेट में, और जिन स्टूडेंट्स को मैंने कोई एक टेस्ट दिया होगा मेरे ख्याल से, उसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, हैरी रैबिट एंगस्ट्रॉम लिख लीजिए। द हीरो ऑफ ऑल दीज नॉवेल्स इज, हिज नेम इज हैरी रैबिट, रैबिट इन्वर्टेड कॉमास में, एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM. I hope like most of you must have understood the term angstrom, because angstrom has deliberately been added here because it should be angstrom, but I'm reading it angstrom because you know there is a term we use in existentialism that is angst. आपको मालूम होगा एक घुटन जो होती है एंजाइटी वाली, तो अमेरिका एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे एक यूथ को सफोकेशन है, ओके। हालांकि इसमें दिखाया कि बाद में वो एक नॉवल जैसे मैंने बताया आपको, रैबिट इज रिच। पहले आप चारों नॉवेल्स के नाम लिख लीजिए। एक है रैबिट रन, एक इसमें ये गलती से अपनी बच्ची भी मार देता है एक बार, फिर बाद में अपनी वाइफ की इनहेरिटेंस से रिच बन जाता है, लास्ट में वो उसकी काफी सारी प्रॉपर्टी और वो गलती से खो देता है, मतलब बिजनेस इसका फेल हो जाता है। लास्ट में इसने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में दिखाया है, ओके। सो अल्टीमेटली दिस हैरी रैबिट एंगस्ट्रॉम his anxiety, his struggle in America, and he has been shown as a grandfather figure also. Okay, so growing America भी हम इसको as a trope ले सकते हैं। तो चारों नॉवेल्स के नाम लिख लीजिए जो सीरीज में है, रैबिट रन, फिर रैबिट रिडक्स, है ना, रिडक्स का मतलब होता है बैक, रैबिट इज रिच, एंड लास्ट वन इज रैबिट एट रेस्ट। फिर इन्होंने एक ऐसे भी नॉवेला टाइप का लिखा था 2001 में, रैबिट रिमेंबर्ड। अब इनको भी आप एक थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या दिखा रखे हैं, अमेरिका के स्मॉल टाउन्स के लोग दिखाएं अपने नॉवेल्स में, जो प्रोटेस्टेंट है, मिडिल क्लास है, ठीक है, और किस तरह से अपना इनका खुद का एक बड़ा टिपिकल प्रोज स्टाइल है। आप ओरिजिनल एक पेज निकाल के इंटरनेट पे इनको पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आम आदमी बोलता है छोटे शहर का, ठीक है। और अमेरिकन रियलिज्म की कहानियां हैं इसमें। So this is all about very timely. I have finished all my major
novels today and my lecture. In between, I digressed a lot today, and I will keep in mind like tomorrow I should not digress. मैंने सबसे पहले ग्रेट अमेरिकन नॉवल टर्म डिस्कस किया था. मैंने बताया था आप लोगों को कि ये विलियम डी फॉरेस्ट की यूज की हुई टर्म है, ठीक है. उसके बाद में मैंने आपको एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च पे लेक्चर दिया डिटेल में. एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च सॉल बेलो का लिखा हुआ, जो नोबेल प्राइज एंड पुलित्जर अवार्ड विनर राइटर हैं. फिर बाद में मैंने आपको उन्हीं राइटर का हर्जॉग डिस्कस किया. फिर बाद में मैंने इनका हम्बोल्ट्स गिफ्ट डिस्कस किया, ठीक है. फिर बाद में मैंने आपको थोड़ा सा टू किल ऑल द किंग्स मैन डिस्कस किया. फिर टू किल अ मॉकिंग बर्ड डिस्कस किया. और फिर बाद में मैंने जॉन अपडाइक के जो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ये एक बास्केटबॉल प्लेयर था, ये मैंने आपको शायद बता दिया है, नहीं बताया तो आप लिख लीजिए. जो रैबिट जो हमारा हीरो है वाज अ हाई स्कूल बास्केटबॉल प्लेयर. ये क्वेश्चन आता है, ठीक है. और किस तरह से इसकी ग्रोथ एंड स्ट्रगल दिखाई है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. नमस्कार. कल के लेक्चर का वेट कीजिए. मैं इसको YouTube पे अपलोड करूंगा. जो इस लेक्चर को दोबारा देखना चाहता है वो वहां जाके देख सकता है, ठीक है. आप इसे शेयर कीजिए वीडियो को प्लीज. आपको इस स्ट्रीम को शेयर करना चाहिए अपने अपने पेजेस पर, इफ यू हैव टेकन बेनिफिट. थैंक यू सो मच.